हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 11वीं क्लास है और 11वीं क्लास में हम लोग देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस, और पॉलिटिकल साइंस में हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 9 और हम लोग शांति पढ़ रहे हैं। पीस, शांति क्या है, हमने शांति की परिभाषा को पढ़ने का प्रयास किया। लोकतंत्र, न्याय और मानव शांति एक जुमला सा ना लगे, फ्रेडरिक ने इसके विषय में लिखा, हमने पढ़ा। और हमने शांति को तब महसूस किया कि जब दो युद्ध होते हैं उनके बीच जरूरत करते हैं शांति का अर्थ क्या है। तो शांति की परिभाषा निकली युद्ध की अनुपस्थिति के रूप में जो की जाती है। यही सरल परिभाषा और भ्रामक रूप में हमारे सामने निकल के आई कि भैया यही फाइनली शांति है जिसकी आप बात करते हो या जिसको आप ढूंढते हो। ये सारी चीजों को पढ़ा। संरचनात्मक जो हिंसा का रूप है वो किस प्रकार है, कैसे शांति लेती है, इन सारी चीजों को हमने देखने का प्रयास किया, चिंतन का प्रयास किया हम लोगों ने। ठीक है, और पढ़ा जो हमारा पितृसत्तात्मक समाज है वो कैसे ध्वंसक है और हम कैसे लड़कियों के नाम पर कि घर की इज्जत है, लड़कियां ये इनका नाम पर ये सारी चीजें करते हैं। ईटीसी हमने देखा और हमने शांति को देखा कि जो वर्ल्ड वॉर हुआ था उस समय शांति कैसे रूप में प्रेजेंट की गई थी। ये सारी चीजें हो चुके हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोप दी गई हैं। अब बढ़ते हैं रंग भेद में आधार पर भी कुछ चीजें होती हैं। थोड़ा सा आज उनको भी देखेंगे क्योंकि हम उनको नकार नहीं सकते। रंग भेद और सांप्रदायिकता एक दूसरे के नस्लगत समूह और समुदाय पर लांछन लगाना एक दमनकारी सा शामिल हो गया। हालांकि मानवता को विभिन्न नस्लों के आधार पर कर की अवधारणा वैज्ञानिक अप्रामाणिक है, लेकिन कई बार इसका उपयोग मानव विरोधी कृत्यों की जायज ठहराने में किया जाता है। 1865 तक अमेरिका के आश्वेत लोगों को गुलाम बनाने की प्रथा। अमेरिका में क्या थी, जो लोग आश्वेत, जो लोग काले हैं, उन लोगों को वहां पर क्या रखते थे, गुलाम, स्लेव बनाकर। हिटलर के समय में जर्मनी में यहूदियों को कत्लेआम और दक्षिण अफ्रीका में गोरी सरकार और 1992 में बहुसंख्यक। आप जानते हैं यहूदियों को जर्मनी में कैसे मारा गया था। आप देखेंगे यहूदियों ने मुस्लिम कंट्री और आपका क्रिश्चियन कम्युनिटी के बीच और वहां रहकर अपने आप को उन्होंने इस तरह से आपका सर्वाइवर बनाया है। ठीक, आबादी के साथ आपका दोयम दर्ज के नागरिकों में जैसा व्यवहार करने वाली रंग भेद की नीति और है। पश्चिमी देशों में नस्ली भेदभाव गोप्यता के तौर पर अभी भी जारी है। इसका प्रयास है कि एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका विभिन्न अप्रवासियों के खिलाफ होता है। नस्ल भेद और दक्षिण एशियाई प्रतिरूप में माना जाता है, जहां अल्पसंख्यक और धार्मिक समूह होते हैं। हिंसा का शिकार व्यक्ति जिन मनोवैज्ञानिक और भौतिक नुकसानों से गुजरता है उनके भीतर शिकायत पैदा होती है। ये शिकायतें पीढ़ियों तक कायम रहती है। ऐसे समूह में कभी किसी की घटना या टिप्पणी उत्तेजित होकर संघर्ष के तार से गुजरती है। दक्षिण एशिया में विभिन्न समुदाय एक दूसरे के खिलाफ लंबे समय तक मन में रखी शिकायतों उदाहरण हमारे पास है। 1947 में भारत विभाजन के दौरान भिड़ी हिंसा उपजी शिकार है। ठीक, ये हम देखेंगे कैसे कैसे उपजा है, क्या उसके अंदर रहा है, राजनीतिक प्रोस्पेक्ट किस तरह से उसमें आपका उभरा है और रिलेवेंसी क्या रही है। ये सारी चीजों को हम लोग इसमें देख लेंगे। तो थोड़ा सा एक रीजन ओवरऑल जो चैप्टर्स है वो हमारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ताकि हम लोग उसको देख पाए और ये देख लें कि क्या मिसमैच है। न्यायपूर्ण, टिकाऊ, शांति, प्रकट, शिकायत, संघर्ष के कारण साफ साफ व्यक्त करने की बात है और प्राप्त किया जा सकता है। भारत और पाकिस्तान के बीच समस्याओं का हल करने में वर्तमान तबके के लोग अधिकांश संपर्क को प्रोत्साहित करना शामिल है। कैसा है, इनमें प्रोत्साहित है। ठीक, इनको देख रहे थे। अब देखिए आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा देखते हैं। अब बात कर रहे हैं हिंसा की समाप्ति। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक विज्ञान संस्कृति संगठन यानी कि यूनिसेफ
संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक संस्कृति संगठन यूनिसेफ के संविधान में उचित टिप्पणी की गई है। यानी कि यूनिसेफ का एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके अनुसार वो काम करता है। उसने एक टिप्पणी का मतलब होता है किसी पर कमेंट करना। चूंकि युद्ध का आरंभ, जो युद्ध है, युद्ध का आरंभ लोगों के दिमाग से होता है, इसलिए शांति के बचाव के लिए भी लोगों के दिमाग में ही रजे जाना चाहिए कि जितने भी अशांति पड़ती सबसे पहले कहाँ चलती है, दिमाग से। इसलिए शांति का बचाव भी लोगों के दिमाग में ही रचे जाने चाहिए। अगर हम दिमाग से सोच लेंगे यार शांति रखनी है तो हम उसको सफल होंगे, और नहीं रखेंगे तो हम उसमें डूब जाएंगे। जिस तरह के प्रयास और करुणा के अनेक पुनरुत्थान आध्यात्मिक सिद्धांत और ध्यान अवस्था उपयुक्त है, आधुनिक नगरीकार तकनीकी मनोविश्लेषण चिकित्सा पद्धति यहां भी काम कर सकती है। हमने गौर किया है कि हिंसा का आरंभ महज किसी व्यक्ति के दिमाग से नहीं होता। इसकी जड़ें कल्पित समाज साम्राज्य में भी होती हैं। अन्यायपूर्ण लोकतांत्रिक समाज की रचनाएं संरचनात्मक हिंसा निर्मूल करने के लिए आशीर्वाद है। शक्ति जिन्हें संतुष्ट लोगों की सहमति के रूप में समझ आता है, ऐसे समाज की उपज हो सकती है। शांति एक बार हमेशा के लिए हासिल नहीं होती, नहीं की जा सकती है। शांति कोई अंतिम स्थिति भी नहीं, बल्कि एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें व्यापकतम अर्थों में मानव कल्याण की स्थापना की जरूरत, नैतिक और भौतिक संसाधनों की क्रियात्मक शक्ति शामिल है। तो कैसा है, आप केवल अगर एक बार शांति प्राप्त कर लें, ऐसा नहीं। एक शांति अंतिम लक्ष्य ऐसा नहीं है। शांति क्या है, एक आपका प्रोसेस है, एक पैटर्न है, एक तरीका है, जिसमें हम क्या करते हैं, हम अपने इष्टतम व्याप्तम यानी कि जो हम मैक्सिमम अर्थ लगाते हैं कि इसमें अगर हम शांति रखेंगे तो ह्यूमन डेवलपमेंट होगा। और उसमें डेवलपमेंट में बताया कि नैतिक यानी कि एथिकली और फिजिकली रिसोर्सेज का एक्टिविटीज है उसमें, क्लियर है। उसी के अनुसार हम क्या कहते हैं कि भैया शांत है, थोड़ी शांति। तो शांति क्या है, दिस इज पीस इज नॉट अ परमानेंट, दिस इज अ प्रोसेस। पीस क्या है, एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। बहुत अच्छा पैरा है, कभी कहीं आपको लिखना पड़ जाए, कहीं कोटेशन आपको बोलनी पड़ जाए, उसके लिए बहुत अच्छी तरीका है। क्लियर है, ये आपको ध्यान। क्या हिंसा कभी शांति को प्रोत्साहन कर सकती है? अगर हिंसा मतलब लड़ाई झगड़ा, उग्र बातें, ये कभी शांति को प्रोत्साहन कर सकती है? बताइए। हम कहते हैं जहां हिंसा होती है वहां शांति नहीं होती, लेकिन मैं सोचता हूं कि हिंसा के बाद ही शांति है, शायद वो लंबी चल जाए। अक्सर यह दावा किया जाता है कि हिंसा एक बुराई है, लेकिन कभी कभी यह शांति लाने का अपरिहार्य पूर्व शर्त जैसी है। कैसी है? अगर आपको शांति चाहिए, बहुत कंडीशन में शांति तब आती है जब क्या हो, हिंसा हो, कह रहा है ना। लेकिन कभी कभी शांति लाने के लिए अपरिहार्य कुछ भी हो, कोई भी तरीके से आए, कैसे भी आ जाती है, तो उसके लिए पूर्व शर्त है। यह तर्क दिया जा सकता है कि तानाशाहों और पीड़कों को जबरन हटाकर, जहां पर डिक्टेटरशिप है, जो आपका लोग उनका शोषण कर रहे हैं, उनको हटाकर उनको जनता में निरंतर नुकसान पहुंचाने से रोका जा सकता है। फिर भी उत्पीड़न लोगों से मुक्त संघर्ष में हिंसा के कुछ मोल के बावजूद न्यायपूर्ण ठहराया जाता है। अच्छे मकसद से ही हिंसा का सहारा लेना आत्मघाती हो सकता है। इसकी प्रवृत्ति नियंत्रण से बाहर हो जाना, और इसके लिए यह कारण पीछे मौत और बर्बादी को छोड़ देती है। कैसी है? बर्बादी को छोड़। तो आपको पता लगा कि शांति से पहले बहुत कंडीशन में हिंसा जरूरी है। जैसे हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान पढ़ा, सेकंड वर्ल्ड वॉर में इस कहानी को बड़ा प्रासंगिक रूप से समझा और आपका रिलेट करके देखा जा सकता है। अब देखिए, शांतिवादी का मकसद लड़ाकों की क्षमता को कम करके आंकना नहीं है। अगर शांतिवादी कोई है तो आप ये मत समझिए कि वो आपके लड़ाकू नहीं है, या उनमें लड़ने की दम नहीं है, उनमें क्षमता नहीं है, इसलिए वो शांति की बात करते हैं। तो कभी भी किसी को ऐसा नहीं आंकना चाहिए। जो उदाहरण है वो है अशोक का। अशोक ने कलिंग लड़ा और उसके बाद कसम खाई कि मैं कोई युद्ध नहीं लड़ूंगा, शांति पर रह रहा, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो अशोक की तरफ उठ जाए। अशोक महान, अशोक मौर्य जब जो बन कर सकते,
क्यों? क्योंकि वे जानते थे कि जो व्यक्ति कलिंग लड़ सकता है वो कुछ भी कर सकता है। तो अगर कोई व्यक्ति शांत है या कोई व्यक्ति शांत है तो आप उसको ये मत मानो कि वो लड़ाकू नहीं है या वो नहीं लड़ सकता। पता नहीं वो किस कारण शांत है। अहिंसा स्वरूप का बल देना वैसे संघर्षों का एक प्रमुख सभी ने अवज्ञा भी है। जैसे उत्पीड़न की संरचना की नींव हिलाने में सफलतापूर्वक इस्तेमाल होता रहा है। भारतीय स्वतंत्र आंदोलन के दौरान गांधी जी सत्याग्रह पर प्रयोग उदाहरण रहे। गांधी जी ने न्याय को अपना आधार बनाया है, विलायती शासकों को अंतःकरण की आवाज दी है, काम नहीं चलाया है, नैतिक और राजनीतिक दबाव बनाने के लिए उन्हें जन आंदोलन आरंभ किया है, अनुचित कानूनों पर अहिंसात्मक ढंग से खुलेआम तोड़ना था, वहां प्रेरणा थी। मार्टिन लूथर किंग ने अमेरिका में काले लोगों के साथ भेदभाव के खिलाफ 1960 में इसी तरह का संघर्ष किया। आप देख रहे हैं महात्मा गांधी ने जो भी संघर्ष किया वो अहिंसात्मक थे, हिंसा नहीं थी। कभी किसी को मारने की बात नहीं करी, कभी कोई झड़प नहीं करी, कभी किसी का कॉलर नहीं पकड़ा, कभी डंडे नहीं बरसाए। शांति के साथ अपनी बातों को रखते थे, लोगों को समझाते थे, अपने विरोध का तरीका दिखाते थे। यही कारण है कि उनकी एक आवाज और एक आंदोलन के आह्वान पर पूरा भारत उनके पीछे। किसके दम पर? अहिंसा के दम। अहिंसा परमो धर्म, यानी कि अहिंसा ही सबसे ऊपर धर्म है। आप किसी को लड़ाई झगड़ा करके या हिंसा दिखा के अपने आप को महान नहीं बना सकते, शांति से अपने आप को महान बना सकते। नागरिक अवज्ञा के दबाव में संरचनाएं भी रास्ता दे सकती हैं और कभी कभार अपनी विसंगतियां बोझ से ध्वस्त भी हो सकती हैं। निरंकुश सोवियत व्यवस्था का विघटन इसका ताजा उदाहरण है। ऐसे सुखद नतीजे की गारंटी सभी मामलों में नहीं दी जा सकती। हिंसा सहायता का लालच अपरिहार्य हो जाता है। यह भी औचित्यपूर्ण शांति की खोज में निहित विकट की स्थिति है। तो कहानी क्या है कि किस प्रकार ये सारी चीजें हैं। शांति और राजसत्ता। अक्सर तर्क दिया जाता है कि हर राज्य अपने को पूर्णतः स्वतंत्र और सर्वोच्च इकाई के रूप में देखना चाहता है। सबकी यही इच्छा है कि कोई भी राज्य हो वो पूर्णतः स्वतंत्र हो और सर्वोच्च इकाई यानी कि वही अपने अंतिम फैसले ले सके, ऐसा प्रयास है। इसमें हितों को केवल अपने नजरिए से देखना और हर हालात में अपने हितों को बचाना और बढ़ावा देने की प्रवृत्ति जन्म लेती है। अगर सब कुछ ही आपके पास होगा, फ्रीडम होगी, तो अपने आप को बढ़ावा मिलेगा और अपने आप को हकीकत सेव करने की जो नीति है उनमें चल जाए। कोई गलती होगी तब भी आप अपने आप को सेव कर जाओगे घुमा फिरा के। शांति का अनुसरण करने वाले के लिए जरूरी होता है कि हम स्वयं को बृहत स्तर पर मानवता का एक हिस्से के रूप में देखें और इसे राज्यों के लोगों में फर्क करें। देखने की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है। नागरिकों के हितों में आप अक्सर बाकी लोगों को हानि पहुंचाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके अलावा आजकल हर राज्य में बल प्रयोग का उपकरणों को मजबूत किया जा रहा है कि हम फोर्सफुली कैसे चीजों को कर सकते हैं। हालांकि राज्य से अपेक्षा की जाती की है कि सेना और पुलिस का प्रयोग अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए करे, बल्कि व्यवहार में इनका शक्ति का प्रयोग अपने नागरिकों के विरोध और स्वयं को दबाने के लिए किया जा सकता है। बहुत बार हमने क्या बनाया कि पुलिस सेना किस लिए बनाई कि भाई वो लोगों की सुरक्षा करे, वो लोगों के जब लोग विरोध करें तो उसको दबाए ना, उसको दबाने के लिए नहीं बनाया है। किसके लिए बनाया है? लोगों की सुरक्षा करने के लिए, लोग सेफ महसूस करें, लोगों को जरूरत हो तो आपकी मदद करें, इसलिए बनाया गया है। ये चीजें रखी गई हैं प्राइमरी रूप में। विश्व अलग अलग संप्रभुता के विभाजन में है। शांति के रास्ते में अवरोध उत्पन्न होता है। निरंकुश शासक म्यांमार जैसी सैनिक तानाशाही में सबसे आगे स्पष्ट दिखाई देते हैं। समस्याओं का दीर्घकालिक समाधान सार्थककरण है और नागरिक आजादी एक कारगर पत्ती है। इसके माध्यम से सत्ता को ज्यादा आपका जवाबदेह बनाया जा सकता है। रंगभेद खत्म करने में दक्षिण भारत में यह तरीका अपनाया गया है, जो हाल ही के वर्षों में राजनीतिक सफलता का एक प्रमुख उदाहरण है। लोकतंत्र एवं मानवाधिकार के संघर्ष के लिए सुरक्षित बनने के बीच घनिष्ठ संबंध है।
कैसे बन सकते हैं, कैसे घनिष्ठ संबंध है, हम इसको देख सकते हैं। ये नजरिया क्या होना चाहिए हमारा, किस प्रोस्पेक्ट से हम लोग बात कर रहे हैं, किस विचार, किस तथ्य को लेकर हम चल रहे हैं, ये सारी चीजें महत्वपूर्ण है। शांति कायम करने के लिए विभिन्न तरीके, बहुत सारे पैटर्न हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जिनके माध्यम से हम शांति स्थापित कर सकते हैं। शांति स्थापित करने और उसको बनाए रखने के लिए विभिन्न रणनीतियां अपनाई गई हैं। बहुत सारी पॉलिसी हैं जिनके माध्यम से हम कह रहे हैं कि भैया ये सारी चीजें करो। इन रणनीतियों को अक्सर देने में 3 प्रमुख दृष्टिकोण की मदद है। पहला तरीका है राष्ट्र को केंद्रीय स्थान देते हुए संप्रभुता का आदर करना, बीच प्रतिद्वंद्विता को जीवित सत्य मानना, उनकी मुख्य चिंता प्रतिद्वंद्विता में उपयुक्त व्यवस्था के माध्यम से की जाती है। वैसा एक संतुलन 19वीं सदी में प्रचलित था, जब प्रमुख यूरोपीय संभावित आक्रमण को रोकने, उनको बढ़ावा देने, उनको बचावा और स्वयं सत्ता के संगठन में बनते हुए तालमेल थे। दूसरा तरीका था राष्ट्रों की गहराई में जमी हुई आपसी प्रतिद्वंद्विता, प्राकृत को स्वीकार करना। इस पर जोर सकारात्मक उपस्थिति और परस्पर निर्भरता की संभावनाओं पर है। ये विविध देशों के बीच विकासमान सामाजिक आर्थिक सहयोग की रेखांकित करता है। अपेक्षित वैसा सहयोग संप्रभुता, नकारात्मक और राष्ट्रीय समझदारी को प्रोत्साहन करेगा। वैश्विक संघर्ष कम होंगे, शांति की बेहतर संभावनाएं बनेंगी, पति को पुरस्कार करा जाएगा। ये सारी चीजों को इसमें देखा गया है। और एक उदाहरण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप का है, जो आर्थिक एकीकरण या राजनीतिक एकीकरण की ओर बढ़ता गया है। ठीक, तो कैसा बढ़ रहा है? एक अलग तरीके से। पहली 2 पत्तियों में से विभिन्न तीसरी पत्ती राष्ट्र आधार पर व्यापक मानव इतिहास की समाप्ति व्यवस्था, अधिकार राष्ट्रीय व्यवस्था को मनोचित बनाती है और वैश्विक समुदाय का अभ्युदय को शांति विश्वसनीय गारंटी देती है। वैसे समुदाय के बीच राष्ट्रों की सीमा पर अपार बढ़ती हुई प्रतिक्रिया श्रेय को देखते हैं, जिसमें बहुराष्ट्रीय निगम, जन आंदोलन, विविध गैर सरकारी कर्ता शामिल है। इस तरीके से प्रस्तावक और समर्थक तर्क देते हैं कि वैश्वीकरण की चालू प्रक्रिया राष्ट्रों के पहले घटकर प्रधान और आपका संप्रभुता को अधिक क्षणित किया है। पहले फलस्वरूप में विश्व शांति कायम होने की परिस्थिति आपने तैयार की है। क्या तैयार है, क्या तरीके हैं, ये इसमें बताया गया है। कहा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र तीनों की पत्ती को प्रमुख तत्वों का साकार कर सकते हैं। सुरक्षा परिषद, जो स्थायी सदस्यता, 5 प्रमुख राष्ट्रों को निषेध अधिकार यानी कि वीटो लगाने का, अन्य सदस्यों द्वारा समर्थित प्रस्तावों को भी गिरा देने का अधिकार है। प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय श्रेणीबद्धता को व्यक्त करना, सामाजिक परिषद के अनेक क्षेत्रों में राष्ट्रों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना, मानवाधिकार अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों को लागू करना चाहते हैं। कैसा हो? इंटरनेशनल रूप से सब कुछ वो लागू हो, जो एक आपका इंटरनेशनल श्रेणी है। चलिए, देख लिया आप लोगों ने। तो फिलहाल हम शांति के इस पढ़ाई को यहीं समाप्त करेंगे। मिलेंगे कल और देखेंगे हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।